अधिकारी हैं, वो जाकर कैंप कर रहे हैं उनके घर के सामने, उनके आंगन में बैठकर। उनको योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, उनके आवेदन ले रहे हैं, उनका निष्पादन कितने लाख आवेदनों का निष्पादन हुआ, ये आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ये सब काम हो रहा है, पोटो हो, खेल योजना है, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर जिले में खेल पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। कितने खिलाड़ियों को रोज़गार मिला। जो गरीब छात्र हैं उनके विदेशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार भेज रही है पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप सावित्रीबाई फुले जो किशोरी समृद्धि योजना है, उन बच्चियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी पढ़ाई ना बंद हो इसके लिए क्लास 8 से 12वीं तक में उनको 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी योजनाएँ हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि सबसे समृद्ध राज्य है हमारा झारखंड। इतना खनिज पदार्थ है, इतना कुछ है, लेकिन इसको सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब राज्य मानते हैं लोग। ऐसा क्यों? हमें इसको सबसे समृद्ध राज्य बनाना है, इस दिशा में काम हो रहा है। तो ऐसी सरकार को, जो लोगों के घर-घर तक पहुँच रही है, गाँव देहात में पहुँच रही है, ऐसी सरकार को आखिर क्यों नहीं जनता चुनेगी? जोहार यात्रा जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? जोहार यात्रा जनता के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए कर रही है क्योंकि लोगों तक योजनाओं की जानकारी कई बार नहीं पहुंचती जागरूकता के अभाव में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सब जगह जा रहे हैं, उनको योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं जो लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो कोई भी जो अच्छा जनप्रतिनिधि है वो हमेशा चाहेगा जनता से जुड़े रहना। और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ रहने से तो उनको सरकारी कामकाज भी करना पड़ता है। तो एक महिलाओं साथ जब वो को निकलेंगे। सुरक्षा के लिए क्या कुछ खास ऐसा कुछ कदम किया जा रहा है? क्योंकि महिलाओं के साथ में शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जी, देखिए महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात है, जो भी इधर के हाल के दिनों में बहुत दुर्भाग्यजनक और 2-3 बड़ी घटनाएँ हुई हैं, तो वो सिर्फ़ हमारे राज्य में नहीं पूरे देश में हुई हैं। तो ये हम सबके लिए सोचने की बात है, सिविल सोसाइटी को भी सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने कानून होने के बावजूद, निर्भया कांड के बाद कितने सारे कानून बने, उसके पहले भी कानून थे। ये कानून का डर क्यों नहीं है? जब भी यहाँ कोई कांड हुआ, तुरंत 5 घंटे के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया तो प्रशासन ने भी गिरफ्तारी कर ली। लेकिन गिरफ्तारी करने के बाद उसे कानून के हवाले करने का किया जाता है और कानूनी प्रक्रिया हमारे देश में बहुत लंबी है। यहाँ पर लोग कहते हैं जज नहीं है या बहुत बाद में डेट्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन में, वो नहीं है। वो बहुत लंबा तो कानूनी प्रक्रिया को और भी फास्ट करना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। पुलिस तो अरेस्ट करके दे दी, उसके बाद तो पुलिस के हाथ में और है नहीं, प्रशासन के हाथ में। अब काम पूरी तरह से न्यायालय का है, माननीय न्यायालय का। तो ये देखना होगा कि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो क्यों इतनी लेंदी है, उसका डर क्यों नहीं है और इसको लेकर ये सब लोग मिलकर कुछ मैम, समाज अभी के। अभी आपने बताया कि कड़े प्रावधान हैं इस हुँ। तरह का बलात्कार हो या रेप हो, हाँ, ऐसी बिल्कुल। घटनाओं का हमारे संविधान में बहुत कड़े कानून बनाए गए। फिर भी ऐसे आपराधिक खुलेआम घटना दे रहे हैं। अभी संडे को ही दूधिया गाँव में एक बच्ची के घर में घुसकर उसका बलात्कार करके जी। फांसी का शक्ल देकर के उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो कड़े प्रावधान के बावजूद ये अपराधी ये नहीं कर पा रहे हैं, तो किनको दोषी दिया जाए, कानून को या फिर प्रशासन को? देखिए ज़्यादातर मामले देखे जाते हैं कि परिचित द्वारा किए जाते हैं। अब मान लीजिए आप एक मोहल्ले में रहते हैं, इतने सारे मोहल्ले में लोग हैं, कोई चाचा कहता है, कोई भाई है, कोई भैया है, कुछ भी। अब वो लोग आना-जाना कर रहे हैं, कई बार जो ट्यूटर होते हैं, कई बार अपने ही रिश्तेदार होते हैं। अब 24 घंटा प्रशासन तो घर में घुस के ये नहीं देख सकती कि किनके मन में क्या है। लेकिन वो खौफ पैदा कर सकती है कि अगर इस तरह की घटना है तो आपको इतनी कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन कई बार ना लोग शुरुआती दौर में पुलिस तक नहीं पहुँचते हैं। इसमें माता-पिता को भी, अभिभावकों को भी ध्यान रखना होगा कि अगर शुरुआती दौर में अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखे, क्योंकि ज़्यादातर अपराध जो करते हैं ना वो शुरू में वॉच करते हैं। एक बारगी हमले कम ही होते हैं, बहुत कम केसेज़ में होते हैं। तो दोषी किसको उसमें माना जाए? दोषी देखिए इसमें वो व्यक्ति तो डेफ़िनेटली दोषी है जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। उसके साथ-साथ समाज को भी उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रशासन को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं से इस तरह के केसेज़ आए तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उन अपराधी को पकड़ना चाहिए और साथ में अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी अभी चाहिए। 5 दिन हो गया है उस हत्या का अंजाम दिए, लेकिन अपराधी अभी भी फरार है। प्रशासन से काफ़ी दूर है। नहीं, तो इसमें प्रशासन को के पास सरकार का कड़ा निर्देश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करे
अगर नहीं हो रहा है तो प्रशासन को और सख्ती बरतनी होगी और तेज़ी से उसे ढूंढना होगा, अरेस्ट करना होगा और न्यायालय के हवाले करना होगा ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। राज्यसभा अभी सांसद एक जी हाँ। राज्यसभा सांसद के रूप में महुआ मांझी रांची को नए साल में क्या कुछ देने की सोची? देखिए रांची एक हमारे देश का सबसे सुंदर अव्वल राजधानी हो, क्योंकि बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ जो सड़कें हैं, गलियाँ, जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं अब तक, उन्होंने प्लान करके कुछ किया नहीं। देखिए ये गठबंधन की सरकार है और निश्चित रूप से सब लोग मिल बैठ के ही कोई राय मशवरा करके ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। और इधर जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें हर जगह महागठबंधन की जीत हुई है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें भी महागठबंधन जीते और जीतेगी ही, क्योंकि बीजेपी और राजस्व इस बार साथ लड़ेंगे तो कैसा लग रहा है मुझे? इस बार तो कांग्रेस के देखिए ये लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है कुछ भी करने की। लेकिन यहाँ की जनता उनकी भी सरकार को देख चुकी है। भाजपा यहाँ पर 18 साल तक राज बने, यहाँ पर उनकी सरकार रही है झारखंड में। 2022 ये ख़त्म हुआ है अभी, तो 18 साल तो भाजपा को मिला, उसमें आंसू भी उनके साथ गठबंधन में रही है। तो जनता ने देख लिया है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है झारखंड का। हर तरफ अगर उनके समय में अगर नौकरी मिली होती, उद्योग धंधे विकसित हुए होते, तो आज इतने बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ती। इतने जो आंदोलन हुए हैं, चाहे सिपाही लोगों का हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका या पारा टीचर और जितने भी लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी, ये सब कुछ उन्हीं के समय का बोया हुआ है जो अभी वो दिख रहा है। उनके समय में भी दिखा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो 2014 का जो चुनाव था या 19 का चुनाव था, उन दिनों भी गवर्नर हाउस के सामने हमेशा आंदोलन होता था। यहाँ तक कि जो हमारी ये पारा शिक्षिका है, शिक्षकगण है या आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, उन पर लाठीचार्ज तक हुआ था पिछली सरकार में। तो सबको उम्मीद है कि हमारी सरकार उनके लिए काम करेगी और कितनी तेज़ी से सरकार काम कर रही है। कोविड के समय में तो देखिए हर देश में, हमारे देश में हर जगह काम बाधित रहा, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। फिर भी कोविड के समय में जिस तरह से राज्य को उस संकट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उबारा, ये एक मिसाल है पूरे देश के सामने। मजदूर भाइयों को लेह लद्दाख से हवाई जहाज़ से लाया गया, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, एक भी व्यक्ति की मौत जो है वो भूख से नहीं हुई। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार जो थी, भाजपा की सरकार, वो जब गई थी तो ट्रेजरी खाली करके गई थी राज्य का, और उसमें मतलब माइनस में था। हर विभाग में हजारों करोड़ का बकाया था, ये आप लोग ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसे राज्य को जो माइनस में है, हर विभाग में हजारों करोड़ का बकाया है और कोविड का संकट है, राजस्व वसूली नहीं हुई, उससे उबार कर लाना और लाकर फिर रोजगार देना और तमाम काम करना, कितनी तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी काम कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं। और देख रहे होंगे आप कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं, प्रखंड में, पंचायत में। पहले तो गांव के लोग या बस्तियों के लोग सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते थे, थक जाते थे, अब नहीं होता था। अब तो सरकारी दफ्तर के लोग, तो सरकार के अधिकारी करके कुछ किया नहीं है। कभी भी कहीं से भी सड़कें बना दी, नाली ऐसी कि कहीं से नाली गायब, फिर थोड़ी दूर जाके वो बनी है। जब नालियाँ, सड़कें जब बनती है तो नियम है कि उसको पूरा उखाड़ के फिर से नए सिरे से बनाई जाए। तो लेयर पर लेयर चढ़ते चढ़ते सड़कें ऊंची हो गई है, मकान नीचे हो गया है। जो नाली का जल है वो उल्टा घर में घुस जाता है, घर का पानी बाहर नहीं निकलता है। तो ये लंबे समय से जब यहाँ जो जनप्रतिनिधि रहे हैं 30 साल 40 साल से, तो इस तरह की लापरवाही बरती गई है। जहाँ तहाँ घर बना लिए गए हैं और उसका ना सोकपीट है, ना निकासी है, और जहाँ तहाँ बनने की वजह से कई बार लोग तो नाली के ऊपर ही घर बना लिए हैं। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर इसको एक प्लान करके फिर से नए सिरे से किया जाए तो निश्चित रूप से होगा। तो हम लोग अपनी तरफ से सिर्फ ये सड़क नली गली की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्र में जितने तरह के काम एक सांसद के प्लेटफॉर्म से हो सकता है, मैं निश्चित रूप से करूँगी। लेकिन मेरी प्रायोरिटी है यहाँ के लोगों की आवाज़ बनूँ, राज्यसभा में उन मुद्दों को उठाना। अब तक मैंने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे HEC का मुद्दा हुआ, बॉर्डर एरिया में जो जैसे जहाँ सैनिक छावनी वगैरह है दूसरे देशों के बॉर्डर में, तो वहाँ पर जो मजदूर भाई यहाँ से जाते हैं काम करने, दुर्घटना में या गोलीबारी में, एक्सीडेंट या फिर पुल वगैरह बनाने में लैंड माइन्स विस्फोट वगैरह होने से उनकी डेथ होती है।
तो उनके लिए केंद्र सरकार कोई व्यवस्था नहीं रखी है। तो उनके लिए मैं आवाज़ उठाई कि उनको भी सैनिक का दर्जा मिले, क्योंकि यहाँ से 90% संताली मजदूर जाते हैं। तो इस तरह के मुद्दे उठा रही हूँ। जैसे अभी खलारी में आग लगी है, कोलियरी में, तो लोगों के घर के नीचे से आग धुआं निकल रहा है, वो मुद्दा मैंने उठाया। तो लगातार मैं ऐसे मुद्दों को उठा रही हूँ ताकि वहाँ की नज़र पड़े, केंद्र की नज़र, और यहाँ की समस्याओं का समाधान हो। दरअसल सांसद जो है वो हम लोग पॉलिसी मेकर हैं, या कोई कुछ पॉलिसी में कुछ गड़बड़ी है तो उसको हम लोग वहाँ बताना है, यहाँ के लोगों की आवाज़ बननी है।